दोस्तों, ये कहानी है 4 ऐसे राष्ट्रों की जो फायर, वाटर, एयर और अर्थ की पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फायर राष्ट्र के लोग उन चारों में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और बाकी तीनों राष्ट्रों को खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से वो एयर राष्ट्र के लोगों को खत्म कर भी देते हैं। मगर तभी एक अवतार का जन्म होता है जो चारों राष्ट्रों यानी फायर, वाटर, अर्थ और एयर को काबू कर सकता है। और उसका जन्म चारों राष्ट्र के लोगों में संतुलन बनाने के लिए ही हुआ है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा या फिर फायर राष्ट्र के लोग तबाही मचाकर सब पर काबू कर लेंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले चारों राष्ट्र फायर, अर्थ, वाटर और एयर के लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। साथ ही इन चारों पावर्स को काबू करने वाले को अवतार कहा जाता था और अवतार स्पिरिट्स यानी आत्माओं से भी बातें कर सकता था। लेकिन एक दिन अवतार के अचानक से गायब हो जाने की वजह से फायर राष्ट्र के लोग यानी कि फायर बेंडर्स ने तीनों राष्ट्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और सभी एयर बेंडर्स को खत्म कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहां हम कटारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वाटर बेंडर होती है। कटारा की मां को फायर बेंडर्स ने पहले ही मार दिया होता है और कटारा के पिता एक जंग में गए होते हैं। यहाँ कटारा और उसका भाई सोका अकेले ही अपने राष्ट्र के लोगों के साथ यहाँ पर रहते हैं। एक दिन कटारा और सोका शिकार की तलाश में अपने घर से काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें बर्फ के नीचे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और फिर अचानक से बर्फ के बाहर एक बहुत बड़ी आइस बॉल आती है और फट जाती है, जिसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है, जो कि पास ही में मौजूद फायर बेंडर्स के प्रिंस ज़ूको और उसके अंकल इरो को भी दिखाई दे जाती है। इस तरफ उस आइस बॉल के अंदर से एक बच्चा और उसका बाइसन बाहर आते हैं। बच्चा बेहोश होता है। कटारा उस बच्चे को देखती है और उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। वो बच्चा होश में आ जाता है और कटारा देखती है कि उसके शरीर पर किसी तरह के टैटू बने हुए हैं। कटारा उस बच्चे से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम बर्फ के नीचे कैसे आए? इस पर वो बच्चा कटारा को बताता है कि मैं गुस्से में अपने घर से भाग गया था और फिर अचानक से एक समुद्र में गिर गया और उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। यही आइस बॉल की रोशनी की वजह से वो फायर बेंडर्स का प्रिंस ज़ूको कटारा के कबीले में आ जाता है और सारे बूढ़े लोगों को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी ज़ूका का एक सिपाही उसी बच्चे के सर पर टैटूज को देखता है और उसे ज़ूका के सामने लाता है। ज़ूका उस बच्चे को देखकर उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अगर तुमने हमारे साथ चलने से मना किया तो हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देंगे। ये बात सुनकर वो बच्चा ज़ूको के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब तुम इन सभी को छोड़ोगे। उसकी बात सुनकर ज़ूका सभी लोगों को जिंदा छोड़ देता है और उस बच्चे को अपने साथ अपनी शिप पर ले जाता है। इस तरफ कटारा अपने भाई सोका से उस बच्चे को बचाने चलने के लिए कहती है, मगर सोका कटारा से कहता है कि हम उस जहाज तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि अब तो वो पानी में जा चुका है। लेकिन अब तभी सोका और कटारा उस बच्चे के बाइसन को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा होता है। ये देखकर सोका और कटारा उस बच्चे को बचाने जाने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों ये बात अपनी दादी को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी दादी को पहले ही सब कुछ पता होता है। उनकी दादी उन दोनों को बताती हैं कि जो टैटू उस लड़के के शरीर पर बने थे वो एयर बेंडर्स के होते हैं और मुझे लगता है कि वो लड़का असल में एक अवतार है। साथ ही कटारा की दादी उन्हें यह भी बताती हैं कि अवतार स्पिरिट्स यानी आत्माओं से भी बातें कर सकते हैं और इसी वजह से हमारी दुनिया का सही संतुलन बना रहता है और फायर बेंडर्स ये नहीं चाहते कि अवतार किसी और राष्ट्र के साथ मिलकर रहे। इसी वजह से वो उस बच्चे को मारना चाहते हैं। कटारा की दादी कटारा और सोका को उस लड़के को बचाने जाने के लिए बोलती हैं ताकि वो अवतार फायर बेंडर्स को रोक सके जो कि दुनिया भर में तबाही मचा रहे हैं। इस तरफ ज़ूका उसी लड़के को अपनी शिप पर लेकर आता है। यहाँ ज़ूका का अंकल इरो उस लड़के के आगे आग, पानी और एक पत्थर रख देता है और उसका टेस्ट करता है ताकि वो ये जान सके कि ये लड़का अवतार है या नहीं। और इस टेस्ट से ज़ूका और इरो को पता चल जाता है कि ये लड़का असल में एक अवतार है। जिसके बाद ज़ूका इस लड़के को कैद करके अपने साथ अपने राष्ट्र में चलने के लिए बोलता है, मगर वो लड़का इनकी बात सुनता है और अपनी एयर बेंडर्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने लगता है। ज़ूका उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर कटारा और सोका बाइसन के साथ आ जाते हैं और वो लड़का बाइसन को देखता है और अपनी छड़ी के पंख की मदद से उड़कर बाइसन के पास आ जाता है। जिसके बाद वो लड़का कटारा और सोका को लेकर अपने घर जाता है। वो लड़का कटारा को बताता है कि मेरा नाम आंग है और मेरे बाइसन का नाम आपा है। आंग अपने घर पहुंचकर सभी लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। आंग इस सब से काफी परेशान हो जाता है। तभी आंग को कई सारे कंकाल दिखाई देते हैं। कटारा उन कंकाल को देखकर समझ जाती है कि आंग कुछ समय से नहीं बल्कि कई सालों से बर्फ में दबा हुआ था और इसी बीच फायर राष्ट्र के लोगों ने सभी एयर बेंडर्स को मार दिया। कटारा आंग को भी ये बात बताती है और बोलती है कि फायर बेंडर्स को पता था कि तुम एयर राष्ट्र के लोगों में ही अपना जन्म लोगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारने के लिए सभी एयर बेंडर्स को 100 साल पहले ही मार दिया। कटारा की ये बात सुनकर आंग काफी दुखी हो जाता है।
तभी उसे एक कंकाल के गले में वो लॉकेट मिलता है जो कि आंग ने अपने गुरु को दिया था। ये देखकर आंग समझ जाता है कि ये कंकाल मेरे गुरु का है। आंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। तभी उसके शरीर पर बने टैटू ग्लो करने लगते हैं और आंग हवा में उड़ता है और अपना ध्यान लगाकर एक ड्रैगन की स्पिरिट के पास पहुंच जाता है। आंग उस ड्रैगन से कुछ कह पाता इससे पहले ही कटारा उसे आवाज देने लगती है, जिससे आंग स्पिरिट की दुनिया से वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ फायर राष्ट्र का कमांडर ज़हाओ ज़ूको की शिप को देखता है और उसे अपने शिप पर डिनर करने के लिए बुलाता है। ज़ूको और इरो ज़हाओ की शिप पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ज़हाओ अपने सैनिकों के सामने ज़ूको की बेइज्जती करने लगता है और सभी सैनिकों को बताता है कि हमारे राजा ने अपने इस बेटे को घर से निकाल दिया है क्योंकि ये काफी कमजोर है और इन्हें तब तक घर में आने का आदेश नहीं है जब तक ये अवतार को पकड़कर ना ले आए। यहाँ पर ज़हाओ ज़ूको की और भी बेइज्जती करता है, मगर ज़ूको ज़हाओ से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि ज़हाओ उसके पिता का सबसे वफादार कमांडर होता है और इसीलिए अब ज़ूको चुपचाप अपनी शिप पर चला जाता है और अवतार को पकड़ने की ठान लेता है ताकि वो अपने घर वापस जा सके और साथ ही अपने राष्ट्र का अगला राजा बन जाए। इस तरफ आंग कटारा से पूछता है कि फायर राष्ट्र ने आखिर कितनी जगह पर कब्जा कर लिया है, जिस पर कटारा उसे बताती है कि फायर राष्ट्र ने काफी सारे छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो अभी भी बड़े राष्ट्र पर कब्जा नहीं कर पाया है, पर वो जल्दी ही उन पर भी कब्जा कर लेगा। कटारा आंग से बात कर ही रही होती है कि तभी एक बच्चा इनके पीछे आकर छुप जाता है। फिर उस बच्चे को पकड़ने के लिए कुछ फायर बेंडर सैनिक आते हैं और उस बच्चे को पकड़ने लगते हैं। तभी कटारा उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी वाटर बेंडिंग पावर्स का यूज करती है, लेकिन उसे वो पावर अभी सही तरह से यूज करना नहीं आती थी, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। फिर वो सैनिक उस बच्चे के साथ साथ कटारा, आंग और सोका को भी पकड़कर ले जाते हैं और एक गांव में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अर्थ बेंडर्स को कैद कर रखा था। आंग उन सबको देखता है और उनसे पूछता है कि आप लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, जिस पर एक आदमी उसे बताता है कि फायर राष्ट्र ने हम पर हमला करा था। पहले तो हमने उन्हें हरा दिया, मगर फिर वो अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ गए और फिर उन्होंने हमें हरा दिया और हम कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने हमें यहाँ पर कैद कर लिया। आंग ये बात सुनकर उन सभी अर्थ बेंडर्स को फायर बेंडर से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि मैं एक अवतार हूँ और मैं अब से तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सारे फायर बेंडर्स इन पर हमला करने लगते हैं। तभी आंग अपनी एयर बेंडिंग की पावर से उनसे फाइट करता है और ये देखकर यहाँ मौजूद अर्थ बेंडर्स को यकीन हो जाता है कि आंग ही अगला अवतार है और वो सब उसके साथ मिलकर फायर बेंडर से लड़ने लगते हैं और उन्हें हराकर अपने गांव को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद अर्थ राष्ट्र के लोग आंग को उसके पिछले जन्म का अवतार का स्टेचू दिखाते हैं। यही वो लोग कटारा को वाटर बेंडिंग सीखने के लिए एक स्क्रॉल देते हैं जिसमें वाटर बेंडिंग्स की कई सारी टेक्निक्स लिखी होती हैं। फिर सोका आंग से कहता है कि हमें हर उस राज्य में जाना होगा जहाँ फायर राष्ट्र ने अपना कब्जा कर रखा है और हमें उन सभी को आजाद कराना होगा। पर आंग सोका और कटारा को बताता है कि जब मुझे पता चला था कि मैं अवतार हूँ और मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें मेरे साथ कोई भी नहीं हो सकता, तो मैं अपने घर से गुस्से में भाग गया था और इसी वजह से मुझे अभी सिर्फ एयर बेंडिंग की पावर ही आती है और मैं अभी वाटर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग और फायर बेंडिंग नहीं जानता। ये बात सुनकर सोका आंग को बताता है कि उत्तरी जल राज्य में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें वाटर बेंडिंग सिखा सकते हैं। ये बात सुनकर आंग कटारा और सोका के साथ अपने बाइसन पर बैठकर उत्तर की तरफ जाने लगता है और रास्ते में आने वाले कई सारे राज्यों को जिन पर फायर राष्ट्र ने कब्जा कर रखा था उन्हें आजाद भी कराता है। साथ ही वो वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस भी करता है। वहीं ज़ूका और इरो भी अवतार को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ज़हाओ अपने राजा को बताता है कि हमें कुछ पुराने स्क्रॉल मिले हैं जिनमें चांद और समुद्र की आत्मा कहाँ रहती है, इसका भी स्क्रॉल मौजूद है। साथ ही ज़हाओ राजा को अवतार के बारे में भी बताता है, जिस पर राजा ज़हाओ से कहता है कि तुम मेरे बेटे से पहले ही उस अवतार को पकड़ लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ज़ूका तुम्हारा राजा बन जाएगा और तुम्हें सजा देगा। इस तरफ इरो ज़ूको से कहता है कि तुम्हारा राष्ट्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें उसका राजा बनने के लिए अवतार को पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी आराम से यहाँ पर बिता सकते हो। लेकिन ज़ूको इरो को बताता है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को बचाने के लिए कमांडर से बदतमीजी करी थी क्योंकि वो लोग मेरे दोस्तों को मौत की तरफ भेज रहे थे और जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मुझे मेरे पिता से युद्ध करने को कहा गया, जिसमें मुझे अपने ही पिता से लड़ना था, मगर मैंने अपने पिता से लड़ने से मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे मेरी बहन से लड़ने के लिए कहा, पर मैं उससे भी नहीं लड़ सकता था और इसीलिए मुझे मेरे पिता ने सजा दी और मुझे जला दिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ज़ूको की सारी बात से हमें पता चलता है कि इसी वजह से ज़ूको को उसके महल से निकाल दिया गया था और अब वो अवतार को पकड़कर अपने राष्ट्र में अपनी इज्जत दोबारा पाना चाहता है। खैर, इस तरफ आंग और कटारा एक जगह पर रुककर वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन आंग अपना ध्यान सही से वाटर बेंडिंग पर नहीं लगा पाता।
फिर वो कटारा से कहता है कि मैं पास ही में बने हुए एयर बेंडर के टेंपल में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं दोबारा से ध्यान लगाकर उसी ड्रैगन की स्पिरिट से बात कर सकूं और पता कर सकूं कि आखिर में वाटर बेंडिंग क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन सोका आंग को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि फायर राष्ट्र के सैनिक अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। मगर रात होने पर आंग चुपचाप अपने बाइसन पर बैठकर उसी एयर बेंडिंग के टेंपल में चला जाता है। यहाँ उसे एक मॉन्क दिखाई देता है। मॉन्क आंग को पहचान लेता है और उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके पिछले अवतार के स्टैचू बने होते हैं। यही वो मॉन्क आंग से पूछता है कि एयर बेंडर्स को आखिर कैसे पता चला था कि तुम एक अवतार हो। इस पर आंग उसे बताता है कि मेरे गुरु ने मुझे 100 खिलौने दिखाए थे और उनमें से किन्हीं 4 को चुनने के लिए कहा था, और जब मैंने 4 खिलौने चुने तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वही खिलौने चुने हैं जो हर जन्म के अवतार चुनते हैं, और इस तरह उन्हें पता चल गया कि मैं एक अवतार हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, तो ये बात सुनकर मैं गुस्सा हो गया और अपने घर से भाग गया और एक समुद्र में जाकर 100 सालों के लिए वहीं पर अटक गया। आंग अपनी बात उस मॉन्क को बता ही रहा होता है कि तभी मॉन्क अपने पास से एक चाकू निकालता है और कहता है कि मुझे ये करने के लिए तुम माफ कर देना। फिर यहाँ पर फायर बेंडर्स के सैनिक सामने आते हैं जो कि अब तक छुपे हुए थे, और वो आंग को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। दरअसल इस मॉन्क ने ही आंग के बारे में उन फायर बेंडर्स को बताया था, क्योंकि आंग के गायब होने की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वो आंग से काफी गुस्सा हो गया था। खैर अब यही आंग को पकड़कर लटका दिया जाता है। तभी आंग ध्यान लगाता है और ड्रैगन की स्पिरिट से बात करता है। यहाँ ड्रैगन की स्पिरिट आंग को बताती है कि फायर राष्ट्र के लोगों ने कई सारे ग्रंथ चुरा लिए हैं, जिससे उन्हें चांद और समुद्र की स्पिरिट का पता चल गया है, और अब वो उत्तर के जल राष्ट्र में जाकर सभी वाटर बेंडर्स को मार देंगे। इसीलिए अब तुम्हें उन्हें रोकना होगा। ड्रैगन से बात करने के बाद आंग अपनी आंखें खोलता है तो तभी उसके सामने जहाओ आता है। जहाओ आंग से पूछता है कि तुमने मेरे सैनिकों पर बस एयर बेंडिंग की पावर का यूज क्यों किया। जहाओ को शक हो गया होता है कि आंग अभी फायर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग और वाटर बेंडिंग नहीं जानता। लेकिन यहाँ आंग जहाओ की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद जहाओ अपने सैनिकों के साथ अवतार को पकड़ने की पार्टी करने लगता है। तभी एक नकाब पहना एक आदमी चुपके से यहाँ पर घुस जाता है और सैनिकों को मारकर आंग को खोल देता है। वहीं जहाओ को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने सभी सैनिकों को, अवतार को और उस नकाब वाले आदमी को पकड़ने के लिए कहता है। फिर आंग और वो लड़का उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं और आंग एयर बेंडिंग की मदद से सैनिकों को मारता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जिसने उसे आजाद करवाया वो लड़का सैनिकों के बीच में घिर चुका है। आंग ये देखकर उस लड़के के पास जाता है और उसके साथ मिलकर सैनिकों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर जहाओ आता है और अपने सभी सैनिकों से कहता है कि अवतार को मत मारना, अगर वो मर गया तो वो दोबारा से जन्म ले लेगा और तब उसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात सुनकर वो मास्क वाला लड़का आंग के गले पर अपनी तलवार रख लेता है। ये देखकर जहाओ अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए कहता है और वो लड़का आंग के साथ यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी जहाओ का एक सैनिक उस मास्क वाले लड़के पर एक तीर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। आंग उस लड़के का मास्क हटाता है और देखता है कि ये लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि फायर राष्ट्र का प्रिंस ज़ुको है। अब यही सैनिक आंग और ज़ुको को मारने के लिए इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी आंग अपनी एयर बेंडिंग की पावर का इस्तेमाल करता है और ज़ुको को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर आंग ज़ुको को बेहोशी की हालत में ही एक जंगल में छोड़ देता है और वापस कटारा और सोका के पास चला जाता है। इस तरफ जहाओ राजा को बताता है कि अवतार भाग गया और मुझे लगता है कि उसकी भागने में मदद आपके बेटे ने की है। ये बात सुनकर राजा जहाओ से कहता है कि मेरे बेटे को कुछ मत करना और वो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने दो। इस पर जहाओ राजा से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़ुको को कुछ भी नहीं करूंगा। वहीं ज़ुको को जब होश आता है तो वो अपनी शिप पर वापस आ जाता है और अपने अंकल ईरो से अवतार को पकड़ने चलने के लिए कहता है। पर ईरो ज़ुको से कहता है कि पहले तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो और फिर हम अवतार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनकर ज़ुको अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेटकर आराम करने लगता है। तभी उसके रूम में एक धमाका होता है और पूरे शिप पर आग लग जाती है। ईरो अपनी पावर से आग को बढ़ने से रोकता है। फिर कुछ समय बाद जब जहाओ और फायर राष्ट्र के राजा को ये खबर मिलती है तो उन्हें लगता है कि प्रिंस ज़ुको मारा गया। वहीं आंग और कटारा सोका के साथ उत्तर के जल राष्ट्र में पहुंच जाते हैं। यहाँ आंग राष्ट्र के सभी लोगों को एयर बेंडिंग करके दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आंग एक अवतार है और उस जल राष्ट्र के लोग आंग को वाटर बेंडिंग सिखाने के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि आंग को पकड़ने के लिए अब फायर राष्ट्र के लोग इन पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए जल राष्ट्र के लोग उनसे युद्ध करने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं जल राष्ट्र की प्रिंसेस की सोका से दोस्ती हो जाती है और सोका को उनकी रखवाली का काम दिया जाता है। इस तरफ राजा जहाओ को बताता है कि उत्तरी जल राष्ट्र के लोगों को चांद और समुद्र की स्पिरिट से एनर्जी मिलती है, जिस वजह से उन्हें हराना काफी मुश्किल है। पर जहाओ राजा से कहता है कि हमें अब ये पता चल चुका है कि समुद्र और चांद की स्पिरिट्स आखिर कहाँ रहती हैं। ये बात सुनकर राजा जहाओ से चांद और समुद्र की स्पिरिट को खत्म कर देने के लिए कहता है। इस तरफ वाटर बेंडिंग के गुरु
कटारा और आंग को वाटर बेंडिंग सिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें वाटर बेंडिंग सीखने के लिए पहले अपनी भावनाओं को खुला छोड़ना होगा। जिसके बाद वाटर बेंडिंग के गुरु आंग से अपने साथ लड़ाई करने के लिए कहते हैं। आंग वाटर बेंडिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा पाता, जिस वजह से वो वाटर बेंडिंग नहीं कर पाता। यही ज़हाओ ईरो को भी उत्तर जल राष्ट्र पर हमला करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ज़हाओ ईरो से उसके बेटे की मौत के बारे में भी पूछता है, जिस पर ईरो ज़हाओ को बताता है कि एक युद्ध के दौरान मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। यही ज़हाओ ज़ुको की मौत का भी झूठा अफसोस करता है और ये देखकर ईरो समझ जाता है कि ज़ुको को ज़हाओ ने ही मारने के लिए उसके कमरे में ब्लास्ट करवाया था। और ये बात जानकर ईरो ज़हाओ के पास से चला जाता है। इस तरफ सोका प्रिंसेस से उनके सफेद बालों के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस सोका को बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो तब मैं जिंदा नहीं थी और इसी वजह से मेरे माता पिता ने चांद की स्पिरिट से प्रार्थना करी और मुझे पानी में डाल दिया, जिसके बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गई और तब से ही मेरे बाल सफेद हैं। खैर इस तरफ ईरो शिप के इंजन के पास आता है, जहाँ पर ज़ुको भी होता है, जो कि अभी भी जिंदा था। ईरो ज़ुको से कहता है कि मुझे लगता है कि ज़हाओ ने ही तुम पर हमला करवाया है। यहाँ ईरो फिर से ज़ुको से कहता है कि महल की चिंता छोड़ दो और राजा बनने के बारे में मत सोचो, मगर ज़ुको ईरो से कहता है कि मुझे अवतार को पकड़कर फायर राष्ट्र में ले जाना है, ताकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकूं और बदला लेकर ये साबित कर सकूं कि मैं ही फायर राष्ट्र का अगला राजा बन सकता हूं। खैर इस तरफ कटारा और आंग वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आंग अब भी अपना ध्यान बेंडिंग सीखने पर नहीं लगा पाता। तभी आसमान से कुछ काला धुआं जमीन पर गिरने लगता है। ये देखकर जल राष्ट्र के सभी लोग समझ जाते हैं कि फायर राष्ट्र उन पर हमला करने के लिए आ गए हैं। यहीं पर ज़ुको फायर राष्ट्र के जहाजों से निकलकर जल राष्ट्र में घुस जाता है, ताकि वो ज़हाओ से पहले अवतार को पकड़ सके। इस तरफ आंग अब ड्रैगन स्पिरिट से बात करने के लिए एक मंदिर में जाता है, ताकि वो ड्रैगन स्पिरिट से बात करके ये पता कर सके कि फायर राष्ट्र को आखिर कैसे हराया जा सकता है। आंग के साथ साथ कटारा, सोका और प्रिंसेस भी उस मंदिर में आते हैं। यहाँ पर इन्हें एक तालाब में 2 मछलियाँ तैरती हुई दिखाई देती हैं, जो कि काफी अनोखी होती हैं। आंग यहाँ पर ड्रैगन की स्पिरिट से बात करने के लिए ध्यान लगाने लगता है। यहीं सोका प्रिंसेस को लेकर वापस महल की तरफ जाता है और कटारा आंग के पास ही रुक जाती है। तभी यहाँ पर ज़ुको आ जाता है और आंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की पावर से उसे रोकने लगती है। कटारा और ज़ुको में अब यहाँ फाइट होने लगती है, लेकिन ज़ुको कटारा को हरा देता है और आंग को ध्यान लगाते समय ही उठाकर ले जाता है। वहीं सारे वाटर बेंडर्स फायर बेंडर्स से फाइट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहीं ईरो ज़हाओ से कहता है कि हमें रात होने से पहले ही वाटर बेंडर्स को हराना होगा, क्योंकि इन्हें चांद की स्पिरिट से पावर मिलती है और रात में इनकी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन ज़हाओ ईरो को बताता है कि हमें चांद की स्पिरिट का पता चल गया है और अब हम उन्हें पकड़ लेंगे। अब यही फायर बेंडर्स वाटर बेंडर्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सोका कटारा को होश में लाता है। यहाँ कटारा सोका को बताती है कि ज़ुको आंग को उठाकर ले गया, जिसके बाद ये सब लोग आंग को ढूंढने जाने लगते हैं। वहीं आंग बहुत ध्यान लगाने के बाद ड्रैगन स्पिरिट के पास पहुंच जाता है और ड्रैगन स्पिरिट से पूछता है कि मैं फायर बेंडर्स को आखिर कैसे हरा सकता हूँ, जिस पर ड्रैगन स्पिरिट उसे बताता है कि तुम अपने मरे हुए लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इसी वजह से तुम वाटर बेंडिंग नहीं कर पा रहे और फायर बेंडर्स को हराने के लिए तुम्हें वाटर बेंडिंग का ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही ड्रैगन आंग से यह भी बोलता है कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम एक अवतार हो। इसके बाद आंग ध्यान से वापस आ जाता है और अपने सामने ज़ुको को देखता है। तभी आंग ज़ुको की कैद से भागने लगता है। इस तरफ वाटर बेंडर्स और फायर बेंडर्स के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। वहीं ज़ुको आंग से भागने की कोशिश करता है और आंग से फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तभी कटारा उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेती है और कटारा अपनी वाटर बेंडिंग की मदद से ज़ुको को बर्फ में फंसा देती है, जिसके बाद ये लोग भी युद्ध में शामिल होने जाने लगते हैं। तभी आंग ज़ुको के मुंह की बर्फ को हटाता है और ज़ुको से कहता है कि तुम लड़ाई खत्म होने तक यहीं पर रहना, तुम सेफ रहोगे और तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो, हम दोस्त बन सकते हैं। ये बोलकर आंग लड़ाई में चला जाता है। फिर रात होने पर वाटर बेंडर्स की शक्तियां बढ़ने लगती हैं। ये देखकर ज़हाओ ईरो के साथ उसी स्क्रोल की मदद से चांद और समुद्र की स्पिरिट तक जाने लगता है। तभी आंग उन्हें देखता है और कटारा, सोका और प्रिंसेस को उनका पीछा करने के लिए बोलता है और खुद फायर बेंडर्स को मारने लगता है। वहीं ज़ुको भी अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करके उस बर्फ की कैद से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ ज़हाओ और ईरो उसी मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर वो तालाब में 2 अनोखी मछलियों को देखते हैं। तभी ज़हाओ ईरो को बताता है कि इन दोनों मछलियों के अंदर ही चांद और समुद्र की स्पिरिट है। जिसके बाद ज़हाओ चांद की स्पिरिट वाली मछली को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ईरो उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ईरो असल में एक अच्छा इंसान है, लेकिन ज़हाओ ईरो की बात नहीं सुनता और चांद की स्पिरिट वाली मछली को जान से मार देता है और उसके मरते ही प्रिंसेस भी बेहोश हो जाती हैं।
साथ ही चांद का रंग लाल हो जाता है और वाटर बेंडर्स कमजोर होने लगते हैं, जो देखकर फायर बेंडर्स तेजी से उन्हें मारने लगते हैं। यही ईरो को ज़ाओ के ऐसा करने से अब गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों से फायर निकालता है। ये देखकर ज़ाओ और उसके सैनिक मंदिर से भाग जाते हैं। ईरो उस मछली को देखता है जो कि अब मर चुकी थी। वहीं बाहर फायर बेंडर्स पूरी तरह से वाटर बेंडर्स पर हावी हो रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। ये सब देखकर आंग को काफी बुरा लगता है। इस तरफ ईरो प्रिंसेस को होश में लाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हें चांद ने ही अपनी स्पिरिट दी थी और जिंदा किया था, और अब तुम उनकी जिंदगी उन्हें वापस देकर दोबारा से चांद की स्पिरिट को जिंदा कर सकती हो। ईरो की ये बात सुनकर सोका प्रिंसेस को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन प्रिंसेस अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी चांद की स्पिरिट को वापस देने लगती हैं। वो तालाब में चली जाती हैं, जहां उनकी स्पिरिट वापस उसी मछली में जाती है और वो मछली जिंदा हो जाती है, जिसके बाद चांद भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और वाटर बेंडर्स को दोबारा से पावर्स मिलने लगती हैं। फिर वो लोग फायर बेंडर्स पर अपनी पूरी जान से हमला करते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी जिंदगी देने की वजह से प्रिंसेस अब मर जाती हैं, जो देखकर सोका और कटारा को काफी दुख होता है। वहीं ज़ूको अब ज़ाओ के सामने आ जाता है और ज़ूको को जिंदा देखकर ज़ाओ हैरान रह जाता है। ज़ूको ज़ाओ से लड़ने वाला था, तभी ईरो बीच में आता है और ज़ूको को ऐसा करने से मना कर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि ज़ूको पर कमांडर की मौत का इल्जाम ना लगे और उसे सजा ना मिले। लेकिन ज़ाओ ज़ूको पर हमला करता है, मगर ईरो सामने आकर उस फायर को आसानी से रोक लेता है। फिर कुछ वाटर बेंडर्स आते हैं और ज़ाओ को अपनी पावर से पानी की एक बॉल में कैद कर देते हैं, जिसके बाद ज़ाओ की यहाँ पर मौत हो जाती है। वहीं आंग अब अच्छी तरह से वाटर बेंडिंग का यूज करता है और फायर राष्ट्र के सैनिकों को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि फायर राष्ट्र की बहुत सारी शिप उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ये देखकर आंग अपने गुरु की बात याद करता है, जहां उन्होंने आंग को बताया था कि तुम्हें अपनी भावनाओं को बदलना होगा। यहाँ आंग अपने घर और अपने दोस्तों को याद करने लगता है। वो याद करता है कि कैसे उसके गुरु उसे एयर बेंडिंग सिखाते थे, और उसे ये भी याद आता है कि जब उन्हें ये पता चला था कि आंग ही अवतार है, तो वो सब उसके सामने झुके थे, लेकिन आंग वहां से भाग गया था। अब ये सब सोचने के बाद आंग अपनी पूरी पावर से वाटर बेंडिंग करता है और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बना देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फायर बेंडर्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। आंग के ऐसा करने से उसका शरीर फिर से ग्लो करने लगता है। यही फायर बेंडर्स अपनी शिप लेकर वापस चले जाते हैं और आंग उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट ने उससे कहा था कि तुम एक अवतार हो, इसीलिए तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ये सोचकर आंग फायर राष्ट्र के लोगों को यहाँ से जाने देता है। फिर ये लड़ाई खत्म हो जाती है। वाटर राष्ट्र के सभी लोग आंग के सामने झुकते हैं और आंग को एक नया अवतार मानकर उसे सबकी रक्षा करने के लिए बोलते हैं। यहाँ आंग भी अब अपने आप को अवतार मान लेता है और पहले की तरह यहाँ से नहीं भागता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फायर राष्ट्र के राजा को अपनी हार और ज़ाओ की मौत का जब पता चलता है, तो उसे काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को अवतार और वाटर राष्ट्र के सभी लोगों को खत्म करने के लिए बोलता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, ये कहानी अभी अधूरी है और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही इसी कहानी पर एक नई सीरीज आने वाली है, जिसमें हमें ये कहानी और अच्छे से दिखाई जाएगी। और अगर आप उस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।